Sahitya Academy, Delhi, organized Sahityotsav, its annual festival of letters. The 6-day festival had the participation of more than 1100 renowned writers and scholars, covered in 190 sessions and more than 175 languages of the country. How Kahani Bune was a special program organized for the school students to create an interest for literature in them. The session was attended by 850 school students. The last day of the festival witnessed the All India Differently Able Writers Meet. The sole aim was to provide these writers with a national platform. Inderjeet Kaur, through her poetry, addressed the concern of migration in Punjab. She equated people of Punjab to birds, as both do not live at the same place. The Unheard Voice spoke to these poets and writers to have a feel of their concerns. We met author S.M. Sadiq, who released his book Solitunes, translated in English. The book is more of an autobiography in which he talks about how during COVID he spent his time writing and completed his 2 books. मैं कविताएं लिखता हूँ और ऐसे लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ और बहुत सारी जो सक्सेस स्टोरीज लिखता हूँ और बहुत कॉलेज काल से मैं ये सब करता हूँ और मेरी 2 किताबें भी आ गई हैं पब्लिश हुई कविताएं की और आई एम ऑल रिकग्नाइज पोएट एंड ऑल अप्रूव्ड पोएट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और मेरे गाने भी बहुत मशहूर हुए, बड़े बड़े संगीतकारों ने कंपोज किए हैं और गाए हैं और अभी मैं सब कुछ इंटरनेट पे करता हूँ, लैपटॉप पे लिखता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड संस्कृत, इस सब का ट्रांसलेशन भी करता हूँ और इस तरह से मैं इसी शब्दों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ हमेशा के लिए। आप जिस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नाम है कि मैं क्यों लिखता हूँ, व्हाई डू आई राइट, तो आप इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं लिखने को? मैं इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देना चाहूँगा कि व्हाई डू आई राइट, इसका मतलब ऐसा होता है कि इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग जब ये लिखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लिखे बिना नहीं रह सकते। लिखना ये हमारे लिए सांस लेना बराबर है, इसलिए मैं लिखता हूँ और एक लेखक की जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समाज को हमें बढ़ावा देना है, मजबूत करना है और इसलिए मैं लिखता हूँ और इसके साथ साथ मैं लिखता हूँ क्योंकि आखिर लिखना वो मेरा सौभाग्य है और मैं ऐसा जानता हूँ कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। बस यही तो है मेरा काम, कि लिखना मेरा काम है। आपने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक राइटर की लिखना, आपको क्या लगता है कि समाज का डिसेबिलिटी की तरफ क्या रवैया है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं और अभी भी परिवर्तन ये एक आवश्यक है और वो होता ही रहता है और उसमें क्या है कि और होना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे के बाद जो कई पीढ़ी आएंगी वो भी लिखेंगे और उसके ऊपर से समाज की नई पीढ़ियों को भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसलिए ऐसे जो लिखते हैं वो उसका वो व्यर्थ नहीं जाता है। उन लोगों को एक जिम्मेदारी रहती है कि हमें कुछ किया है और हमें कुछ करके जाना है। किस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा लिखते हैं? मैं तो कविता की बात करता हूँ, कविता में ज़्यादा लिखता हूँ। कविता भी किस सब्जेक्ट कविता में संदेश कभी कभी देना चाहता हूँ, तो कविता में कभी कभी कुछ पीड़ित आत्माओं की जो व्यथा है, वेदना है, उसको उजागर करता हूँ, जो एक्सपोज करने का कोशिश करता हूँ और मेरे मन की बात भी करता हूँ। कभी कभी ऐसा है कि मैंने कुछ अच्छा दृश्य देखा
तो इसके ऊपर मुझे अचानक कुछ प्रेरणा हो जाती है। तो आप और- हिंदी में लिखते और हैं? मैं लिख जाता हूँ। हिंदी में लिखते हैं आप क्या? हिंदी अंग्रेजी में में लिखता भी? हूँ, गुजराती में लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ। हाँ। और अभी जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो पेपर है किसी थीम पे या वो पोएट्री? पेपर है, वो हिंदी में भी पेपर पढ़ना वाला है। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो थैंक यू। मच। अपने बारे में अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं आप? मैं राजेश आसूदानी रकीब हूँ जी। और मैं नागपुर से हूँ। आप लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं या प्रोज? जी जी, मैं पोएट्री लिखता हूँ। वैसे तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के ओके। पद पर कार्यरत हूँ, जी। पर मैं साहित्य भी लिखता हूँ, कविता भी लिखता हूँ और कभी कभी प्रोज भी लिख लेता हूँ। अच्छा, किस विषय पे ज़्यादा लिखते हैं आप? विषय तो देखिए, गज़ल मेरी विधा है हाँ। और गज़ल की एक हिंदी में किताब बड़े भाई डॉक्टर विनोद आसूदानी के साथ मिलके और अच्छा। एक सिंधी में मेरी अकेली किताब प्रकाशित हुई है। हम्म। इसके अलावा एक और हिंदी गज़ल की लेकिन फिर भी नाम से किताब अभी शाया होने जा रही है थोड़े दिन में। जी। इसके अलावा कुछ ट्रांसलेशंस भी किए हैं। तो इस तरह से लेखन कार्य तो जारी है। तो आप इनसे कैसे जुड़े? साहित्य उत्सव में कैसे आए देखिए, आप? साहित्य अकादमी के प्रोग्रामों में तो हम आते जाते रहते हैं शुरू से, जब से लिखना आरंभ किया है, सिंधी में और अभी हिंदी में भी। जी। तो इस तरह से इनके बुलावे पे हम यहाँ, और आज तो जो मंच मिला है कि राष्ट्रीय जो ये उत्सव है, हाँ। इसमें डिसेबल्ड राइटर्स मीट में, जी। पोएट्री मीट में सदारत करने का मौका मिला इस सेशन को, कविता के सेशंस को। जी। जी। अभी आपने अंदर एक बात बोली कि जी। जब तक वांट और कांट और वांट जी। इसका नहीं फर्क, भेदभाव नहीं हटता, जी। उसके बारे में कुछ किया आपने? कहा हर राइटर के मन में ये द्वंद्व रहता है। बिल्कुल। ये विकलांग विमर्श जो है, हम्म। विकलांग विमर्श एक समालोचना की विधा है, पर फिर भी अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई है। तो इसमें जो 3 स्तंभ मैं मानता हूँ, 2 स्तंभ तो सब लोग मानते हैं। जी। एक तो विकलांग पात्र जो हैं वो किस तरह से आते हैं साहित्य में, दूसरा जो है विकलांगों द्वारा रचित साहित्य किस तरह से है, क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जी। ये इन दोनों पर चर्चा थोड़ी बहुत हो रही है आजकल, और लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन तीसरी विधा जो मैं समझता हूँ, तीसरी जो इसका स्तंभ है इस चीज़ का, विकलांग विमर्श का, जी। वो ये है कि वांट बट कांट, ये जो कंडीशन है, ये हर विकलांगता की ये कंडीशन है। कोई भी विकलांगता तभी जन्म लेती है जब कोई चीज़ वांट बट कांट के फ्रेमवर्क में होती है। जी। है ना? तो मैं देखना चाहता हूँ, देख नहीं सकता। कई चीज़ें देखने से होती हैं, वो नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से ये सिर्फ विकलांगता नहीं, ये जीवन का हमारा अंश है। तो साहित्य कोई भी हो, वो इस अगर नज़रिए से देखा जाए उसको, तो उसको भी हम विकलांग विमर्श का नज़रिया ही कहेंगे। जी। तो अगर इस तरह किया जाए तो विकलांग विमर्श एक बाकी जो समालोचना की विधाएं हैं उस स्तर तक इसको ले जाया जा सकता है। तो अभी आपने बोला कि ये जो डिस्कोर्स है इसको जनरलाइज करना जी, पड़ेगा। डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को जनरलाइज करना पड़ेगा। उससे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए साहित्य के कोई भी नॉवेल आपने उठा लिया, जैसे हेमलेट ड्रामा आपने उठा लिया शेक्सपियर शेक्सपियर का, जी। अब इसमें कहेंगे आप डिसेबिलिटी कहाँ है? नहीं। इसमें तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स से हम नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल एंगल है, जो पॉलिटिकल एंगल है, जो भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि साहित्य का कोई भी कृति डिसेबिलिटी डिस्कोर्स में आप उसकी विवेचना कर सकते हैं। उसमें आपको ये जानना होगा कि वांट बट कांट का कन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है। हेमलेट अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, पर वो ले नहीं पा रहा है, इसलिए पूरे हेमलेट नाटक का सृजन हुआ है। तो इसलिए कोई भी साहित्य की कृति आप ले लें और उसमें अगर ये आप जान पाएं, खोज पाएं, तो ये है डिसेबिलिटी डिस्कोर्स। आप सोसाइटी का रोल कैसे असेस करते हैं? आपको लगता है थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं? थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग, बट देयर आर 2 साइड्स टू इट। नंबर 1 अधिकारों की बात हो रही है, राइट्स बेस्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हो रहा है कि विकलांगों के अधिकार हैं और वो मिलने चाहिए। जैसे कि चलने फिरने का अधिकार, फ्रीडम टू मूवमेंट। अब ये विकलांगों के लिए तभी सार्थक है जब उनके लिए एक्सेसिबिलिटी है, लिफ्ट है, रैंप है ना? इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन भी तभी सार्थक है जब एक्सेसिबल उनको जानकारी मिलती है टेक्नोलॉजी द्वारा, या ह्यूमन एड भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये अधिकारों की बात तो बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इसके साथ साथ जो मानवीय सहृदयता है, जो बंधुत्व भाव है, उसका कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, जो कि बहुत ही सोचने और समझने की विषय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार तो अपनी जगह है, वो मिलने ही चाहिए, पर इसका मतलब वो बंधुत्व भावना, जो फ्रेटर्निटी है, मेरे ख्याल से लिबर्टी और इक्वलिटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो है फ्रेटर्निटी। और एम्प्लॉयबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको बहुत काम करना शेष है, क्योंकि अभी भी शैक्षिक बुनियाद जो है बहुत कमज़ोर है विकलांगों की, और आजकल टेक्नोलॉजी के आने। You all participated?